हे एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाइट एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल। फर्स्ट एडिटोरियल से क्लासेस को शुरू करेंगे 2-3 दिनों के ब्रेक के बाद। थोड़ा गला ख़राब था मैंने, इसलिए क्लासेस बनाना अवॉइड किया। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है आज का, और ये लिखा हुआ है भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे। दुनिया में सबसे ज़्यादा दवाएँ बनती भारत में हैं और एक्सपोर्ट भी इंडिया से होती हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में जहरीली दवाएँ और हार्मफुल कॉम्बिनेशंस बना देने की वजह से भारत की फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर बड़ा कीचड़ उछला है, और इसी चीज़ को इस आर्टिकल में समझाया गया है। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, शुरू करते हैं इसको। क्लास का ऑब्जेक्टिव है बेसिक लेवल से इंग्लिश के हर एस्पेक्ट को कवर करवाना। मेरी पर्सनल कोशिश ये होती है कि क्लास भले ही शाम में लेट आए, लेकिन यूट्यूब की बेस्ट एडिटोरियल क्लास हो। पूरा इसका बेनिफिट लेना। क्लास के लास्ट में आपको एक क्विज़ मिलेगा, 10 में से 10 आपको मार्क्स मिलने चाहिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे जी नॉट बिजनेस एज यूजुअल। देखिए, एज यूजुअल मतलब हमेशा की तरह, नॉट मतलब नहीं, बिजनेस का मतलब होता है काम या व्यापार। बिजनेस एज यूजुअल का मतलब है जो काम एज यूजुअल होता है, हमेशा की तरह होता है। जैसे आप सुबह 10 बजे उठते हो, 12 बजे तक रेडी होते हो, फिर 12 से 5 बजे तक कुछ पढ़ लिया, फिर 1 घंटे का ब्रेक दिया, फिर कुछ खाया, फिर पढ़ा। तो ये आपका एक पूरा बिजनेस एज यूजुअल है। रोज़ जो करते हो वही काम आप रोज़ करते आ रहे हो। कह रहा है जी लेकिन भारत के साथ अब बिजनेस एज यूजुअल वाला नहीं रह गया। हमारी फार्मा इंडस्ट्री जो सबसे ज़्यादा फार्मा प्रोडक्ट्स बेचा करती थी, अब उसकी रेपुटेशन खतरे में है। चलिए टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं। कह रहा है इंडियाज़ रेपुटेशन फॉर हाई क्वालिटी जेनेरिक ड्रग्स शुड नॉट बी पुट एट रिस्क। कह रहा है जी भारत की जो रेपुटेशन है, रेपुटेशन समझते हो ना, आपका नाम, आपकी शोहरत, लोकप्रियता। कह रहा है भारत की जो फेम है, शोहरत है, एक ऐसे ड्रग्स के लिए जो हाई क्वालिटी जेनरिक हैं, जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है लेकिन वो नॉन ब्रांडेड है। जेनरिक का मतलब होता है बस फॉर्मूला आपने बना दिया, उस पर कोई ब्रांड नहीं डाली, है ना, बस वो फॉर्मूला बाजार में बिक रहा है, बुखार की गोली, पैरासीटामोल। तो इस तरीके से सस्ती दवाएं हम बनाते हैं और हाई क्वालिटी। कह रहा है इस रेपुटेशन पे ना, इसको हमें पुट नहीं करना है, रखना नहीं है एट रिस्क यानी खतरे में। इसी रेपुटेशन की वजह से दुनिया हमसे दवाइयाँ खरीदती हैं, सस्ती दवाएं अच्छे दाम पे। अगर दवाइयाँ खतरनाक बनेंगी, डेंजरस होंगी, तो दुनिया हमसे खरीदना बंद कर देगी। चलिए, रेपुटेशन, आपका नाम, आपकी शोहरत है। शुड नॉट बी पुट, इसकी वर्ब है। पुट यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ध्यान देना। शुड नॉट बी प्लस पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस बना हुआ है। पुट V1 V2 V3 सेम होती है, पता है ना आपको। चलिए, एट रिस्क जब कोई चीज़ हो तो वो जोखम में होती है। याद रखें, एट रिस्क फ्रेज ऐसे ही चलेगा, आप कभी भी इसको ऑन रिस्क, इन रिस्क, विद रिस्क ऐसे नहीं लिखते हैं। हमेशा जोखम में कोई चीज़ हो तो एट रिस्क। माई लाइफ इज़ एट रिस्क, मेरी जान जोखम में है, माई लाइफ इज़ एट रिस्क। चलिए, ये फिक्स प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ध्यान रखना है इसका। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब ये जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं, कंटामिनेटेड, ये सारे वर्ड्स मैं आपको शुरू में एक साथ दिखा देता हूँ वोकैब के अंदर, ताकि फिर आर्टिकल आप स्मूथली आगे पढ़ सको। क्लास को एक लाइक और एक शेयर दें अगर आपको पसंद आती है तो, ताकि इस क्लास को इसी जोश के साथ में रोजाना लाया जा सके। मेरी सभी क्लासेस के नोट्स, PDFs, नोटिफिकेशंस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को। टेलीग्राम में आपको सर्च करना है ऐसे @YourEnglishTutor, आपको ग्रुप मिल जाएगा। सही वाला ग्रुप ही ज्वाइन करना जिसमें 28-30 हज़ार लोग हैं, वही ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है। साथ ही अपने एग्जाम्स की और बेहतर तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं YT ऐप को। और कर क्या सकते हैं, कर ही लेना, आपकी अपनी ऐप है। ऐप के ऊपर आपको स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर मिल जाते हैं कोर्सेज। प्रीमियम कोर्सेज है, लेकिन नाम भर के प्रीमियम है, फीस काफ़ी अफोर्डेबल होती है। जैसे कि राइटिंग का कोर्स, अभी वैलेंटाइंस के मौके पे 475 में कोर्स अवेलेबल है। 60 घंटे के अंदर इंग्लिश में आप लिखना सीख सकते हैं। और ये बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, इस कोर्स में आप देखेंगे कि हर एस्पेक्ट को राइटिंग के कवर करवाया गया है। फिर कोई भी एग्जाम हो, ऐसे प्रेसी, है ना, एवरीथिंग इज कवर्ड इन द कोर्स। इसी तरीके से आपको ऐप पे मिल जाएगा UPSC का माइग्रेशन कोर्स। इसको भी कोड लगा करके आप 1299 में अवेल कर सकते हैं। कोर्स के अंदर आपको मिलता है UPSC की इंग्लिश का हर एस्पेक्ट कवर्ड, फिर चाहे वो आंसर राइटिंग हो, प्रेसी हो, डिस्क्रिप्टिव हो, या फिर वो ग्रामर या वोकैब के पोर्शंस हो। ऐप के ऊपर आपको बैंकिंग और SSC के भी प्रैक्टिस कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसमें बैंक SSC के हर वैरायटी के क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको सिखाया हुआ है।
चलिए, लिंक इज इन कमेंट सेक्शन, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना। कोई भी क्वेरी हो कोर्सेज से रिलेटेड, ये व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है, आप इस पे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। चलिए, वोकैब शीट अपनी शुरू कंटेमिनेशन से ही करेंगे। थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। देखिए, कंटेमिनेशन मतलब प्रदूषण, किसी चीज़ के अंदर कोई गलत चीज़ मिला देना और उसको इम्प्योर कर देना। जैसे दूध के अंदर आपने सुना होगा आजकल डिटर्जेंट पाउडर मिला देते हैं, दूध की थिकनेस बढ़ जाएगी, मोटा मोटा दूध लगेगा, है ना। तो ये होता है कंटेमिनेशन। रेडियो एक्टिव वेस्ट कैन कॉज कंटेमिनेशन इन द एयर एंड वाटर इन इट्स विसिनिटी। जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है न्यूक्लियर प्लांट से निकलने वाला, ये प्रदूषण को कॉज कर सकता है आसपास की हवा और पानी में। विसिनिटी का मतलब होता है आसपास की एरिया, इसको सराउंडिंग भी बोलते हैं ना, विसिनिटी। कंटेमिनेशन को अडल्ट्रेशन और पोल्यूशन भी बोलते हैं। थोड़ा ध्यान रखना, अडल्ट्रेशन में आप मिलावट करते हैं। जैसे दूध में पानी मिला दिया, दो चीज़ें हैं, दूध है उसमें आपने पानी मिलाया, वाटर, और या फिर डिटर्जेंट मिलाया ताकि दूध मोटा हो जाए। पानी मिलाया तो दूध को आपने अशुद्ध तो किया, लेकिन आपने किसी का नुकसान नहीं किया। उस पानी वाले दूध को पी करके ऐसा नहीं है कोई बीमार होगा। तो जब इस तरह से मिलावट होती है तो उसको बोलते हैं अडल्ट्रेशन। लेकिन डिटर्जेंट मिला दोगे, कोई केमिकल मिला दोगे जिससे लोग बीमार हो जाएंगे, इसको बोलते हैं कंटेमिनेशन। ठीक है, तो अगर हार्मफुल हो जाए तो कंटेमिनेशन, हार्मलेस वाला इम्प्योरिटी हो तो अडल्ट्रेशन। ये वर्ड दोनों का डिफरेंस है, ध्यान रखना, क्लोज टेस्ट में काम आता है। कंटेमिनेट वर्ब से बना है, कंटेमिनेशन नाउन। आज इस वर्ब को आप आर्टिकल में देखेंगे। चलिए, अगला वर्ड है इम्प्यूनिटी। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को ये वर्ड आता है जो क्लास में रेगुलर हैं। ये वर्ड बना है इम्यूनिटी, इम्यूनिटी प्लस में पनिशमेंट से। पनिशमेंट का मतलब होता है सजा, इम्यूनिटी का मतलब होता है डिस्काउंट या छूट। सजा से आपको इम्यूनिटी मिल गई है, यानी कोई काम आपने किया नहीं है, गलत काम है, लेकिन करने से पहले ही आपको पता लग गया कि कर भी दूंगा तो भी कुछ नहीं होगा, है ना। तो इस तरह की चीज़ों को बोलते हैं इम्प्यूनिटी। नेगेटिव वर्ड है ये, फ्रीडम या एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट इवन बिफोर कमिटिंग अ क्राइम। क्रिमिनल्स ब्राइब द पुलिस टू गेन इम्प्यूनिटी अगेंस्ट द लॉ। अपराधी लोग पुलिस वालों को ब्राइब करते हैं, पैसा देते हैं, ताकि उनको इम्प्यूनिटी मिले, सज़ा से माफ़ी मिल जाए लॉ के सामने, कानून के सामने। चलिए, ये वर्ड आर्टिकल में आएगा। नेक्स्ट वर्ड है इररिफ्यूटेबल। ये वर्ड बना है रिफ्यूट से। रिफ्यूट का मतलब होता है डिनाई करना या मना करना। किसी ने आपको बोला यार कल तुम 12 बजे बाजार में क्या कर रहे थे, तो आपने मना बोल दिया, मैं तो था ही नहीं, तो आपने ये रिफ्यूट किया है, इस चार्ज को आपने मना कर दिया है। इररिफ्यूटेबल वो चीज़ है जिसको मना ना किया जा सके, जो इतनी सॉलिड हो, इतनी मजबूत हो, जिसके सामने कोई ना नुकुर करने की गुंजाइश ही ना हो। समथिंग दैट कैन नॉट बी रिफ्यूटेड और डिनाइड। एक सेंटेंस बनाते हैं। नाउअडेज सीसीटीवी फुटेज इज कंसीडर्ड इररिफ्यूटेबल एविडेंस ऑफ द क्राइम। आजकल सीसीटीवी की फुटेज मानी जाती है मना ना की सकने वाली या इररिफ्यूटेबल एविडेंस, सबूत किसी भी क्राइम का। इररिफ्यूटेबल को इनकॉन्ट्रोवर्टिबल बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। आपकी वीडियो आ गई, फोटो आ गई, अब क्या कंट्रोवर्सी है, कोई विवाद तो है नहीं, जो वीडियो में है वो आपके सामने है। अनडिनाइबल, जिसको डिनाई ना किया जा सके। इनकॉन्टेस्टेबल, यानी जिसको कॉन्टेस्ट ना किया जा सके। कॉन्टेस्ट करना भी होता है किसी चीज़ के सामने विरोध प्रदर्शित करना, है ना, बताना कि मैं, आपने ये वीडियो गलत बनाई है, इस वीडियो में मैं नहीं हूँ, तो ये कॉन्टेस्ट कर रहे हैं आप, इनकॉन्टेस्टेबल। और लास्ट में इनडिस्प्यूटेबल, जिस पे कोई डिस्प्यूट ना हो। चारों पांचों वर्ड्स एक ही बात को बता रहे हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग इंटेंसिटी के साथ में। ठीक है, आज इन चारों में से एक वन वर्ड मैंने आपसे क्विज में पूछा है, देख लेना, इनकॉन्ट्रोवर्टिबल, इनडिनाइबल। चलिए, सेकंड लास्ट वर्ड है आज का, नोटोरियस। नोटोरियस वो आदमी है जो बदमाश है, किसी काम के लिए बदनाम है। नाम तो है उसका, लेकिन किसी गलत चीज़ के लिए इनफेमस है वो। द कंपनी इज़ नोटोरियस फॉर पेइंग इट्स बिल्स लेट। ये कंपनी नोटोरियस है, बदनाम है, अपने बिल्स को या अपनी पेमेंट्स का भुगतान को लेट करने में, देरी से करने में। इल फेम्ड भी बोल सकते हैं। नोटोरियस का बिल्कुल उल्टा होता है जी फेमस, जब आपका नाम हो किसी चीज़ के लिए, ठीक है। या फिर एक और वर्ड होता है रिनॉन। रिनॉन और फेमस है तो किसी अच्छी चीज़ के लिए आपका नाम है, इनफेमस या नोटोरियस है तो किसी गलत चीज़ के लिए आप बदनाम है। नोटोरियस वर्ड बना है नोटोरिटी से। नोटोरिटी का मतलब होता है बदमाशी या बदनामी, ठीक है, बदमाशी, नोटोरिटी, नोटोरियस यानी बदमाश या बदनाम। चलिए, लास्ट वर्ड है रिगरस। ये वर्ड बना है रिगर से। रिगर का मतलब होता है जी कड़ापन। कड़ापन से रिगरस यानी कड़ा, स्ट्रिक्ट।
रिगरस डिसिप्लिन वो डिसिप्लिन है जिसमें कोई गुंजाइश नहीं है, आपको उसी डिसिप्लिन को फॉलो करना है ना, वेरी स्ट्रिक्ट एंड बर्डनसम। आर्मी स्कूल्स आर नॉन फॉर देयर रिगरस डिसिप्लिन। आर्मी वाले स्कूल जो हैं वो अपने कड़े डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं। अब कड़े को आप स्ट्रिंजेंट, रिजिड, हार्श और आर्डुअस भी बोल सकते हैं, स्टर्न भी बोल सकते हैं। स्ट्रिंजेंट नाम का वर्ड आप आर्टिकल में आज देखेंगे। चलिए एक थोड़ा सा वोकैब एक्सरसाइज मैं आपको देता हूँ, खुद से चलाओगे, सर्च करोगे तो याद रहेगा। स्ट्रिंजेंट का मतलब मैंने आपको बता दिया कड़ा, हार्श, लेकिन एक और वर्ड है मेरे पास, स्ट्राइडेंट। मिलता जुलता है ना, स्ट्रिंजेंट, स्ट्राइडेंट। स्ट्राइडेंट का मीनिंग आपको निकालना है। आराम से वीडियो को पॉज करो, सर्च करना चाहो तो गूगल में डिक्शनरी में कर लेना, दोनों का मीनिंग अलग है, दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। कमेंट्स में डालना जिन बच्चों को पता है। चलिए बढ़े आगे, क्लास में कहीं पे करवाऊंगा, वहाँ से मैच कर लेना। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दे। देखो जो आपको मैंने बताया था कि भारत दुनिया की फार्मेसी कहलाता है, फार्मेसी यानी मेडिकल स्टोर, सारी दुनिया की दवाएं बनती ही यहाँ पे हैं। फॉर्मूला कहीं और से आएगा, इजाद वो कहीं और होगी, लेकिन उसको जब हज़ारों लाखों करोड़ों उसकी गोलियां कैप्सूल बनानी होंगी तो भारत को ऑर्डर मिल जाएगा कि आप बनाओ, क्योंकि आप सस्ती कॉस्ट पे अच्छी क्वालिटी के साथ में बना लेते हो। लेकिन पिछले कुछ सालों में क्या हो रहा है, हमारी बनी हुई दवाइयाँ दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होती हैं तो पता लगता है दवाइयाँ कंटेमिनेटेड हैं, उनमें ड्रग के फॉर्मूलाज गलत हैं। 2% की जगह ड्रग जो है 5% पड़ी हुई है, लोग बीमार हो गए। तो इसकी वजह से हमारी रेपुटेशन जो है वो खराब हो रही है, नोटोरियस होता जा रहा है भारत, बदनाम होता जा रहा है, पहले नाम होता था। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि इस चीज़ को रोकना होगा, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, हमारी स्टेट्स, जो कि सेंटर की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती हैं ठीक से दवा बनाने वाली कंपनियों के लिए। चलिए आज की टोन है क्रिटिकल और साथ है जी एक्यूजेटरी। क्रिटिकल इसलिए क्योंकि क्रिटिसाइज कर रहा है, एक्यूजेटरी मतलब जो एक्यूजिशन लगाए, आरोप लगाए, आरोप लगा रहा है सीधे सीधे भारत की दवा कंपनियों पे। शुरू करते हैं। अब जैसे पढ़ा रहा हूँ साथ साथ वैसे ही पढ़ने की कोशिश करना। पहले एक बार वीडियो को पॉज करके फर्स्ट पैराग्राफ का रीडिंग लो और इसको मीनिंग निकालने की कोशिश करो। चलो, द फार्मेसी ऑफ द ग्लोबल साउथ इज फेसिंग अ क्राइसिस ऑफ रेपुटेशन। जो फार्मेसी है, दवा की दुकान है, ग्लोबल साउथ की गरीब देशों की, कह रहे वो फेस कर रही है एक क्राइसिस, एक विपदा, एक तूफान जो है रेपुटेशन का या फिर नाम का। कह रहा है हम दुनिया की फार्मेसी हैं। ग्लोबल साउथ एक फ्रेज है, द लगेगा इसके आगे क्योंकि इमेजिनरी लोकेशन है। द ग्लोबल साउथ का मतलब होता है सभी गरीब देश या विकासशील देश, भारत, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, हम सभी अपने तरक्की के रास्ते पे हैं ना, अभी बहुत पीछे हम गरीब हैं। तो द ग्लोबल साउथ की फार्मेसी है भारत, हमारे यहाँ से दवाइयाँ सब गरीब देशों को जाती हैं। आज हम एक रेपुटेशन के क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। चलिए, फार्मेसी की वर्ब है इज़ फेसिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। क्राइसिस का मतलब होता है विपत्ति या तूफान। जब ये सिंगुलर हो, इसके आगे अ लग जाए तो क्राइसिस क्राइसिस ही लिखा जाता है, लेकिन प्लूरल होने पे इसकी स्पेलिंग बदल जाती है और पीछे ES लग जाता है। एक तूफान, एक विपत्ति, क्राइसिस। बहुत सारे तूफान, बहुत सारी विपत्तियां तो भी क्राइसिस, लेकिन स्पेलिंग जो है IS से ES में बदल गई। ऐसे सारे नाउन्स की लिस्ट आपको करवाई हुई है अच्छे से, जो मेन है वो देख लो। थीसिस, पैरेंथेसिस और हाइपोथेसिस, ठीक है। थीसिस और हाइपोथेसिस एक ही बात है, इनका मतलब होता है कोई आइडिया या कोई विचार, कोई थ्योरी। पैरेंथेसिस का मतलब होता है ब्रैकेट्स। ये ब्रैकेट मैंने लगाए ना, हिंदी में प्यार से बोल देते हो ब्रैकेट्स, अच्छी इंग्लिश में बोलते हैं इनको पैरेंथेसिस। तो अगेन सिंगुलर में IS, प्लूरल में ES। एक और वर्ड है जैसे एक्सिस, ठीक है, एक एक्सिस, एक अक्ष IS, बहुत सारे एक्सिस, बहुत सारे एक्स जो है एक्सिस। कह रहा है जी आफ्टर कफ सिरप्स मेड बाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज बेस्ड इन इंडिया which had unacceptable amounts of diethylene glycol and ethylene glycol killed 66 children in Gambia and 65 children in Uzbekistan in 2022 and 12 children in Cameroon in 2023, and India made eye drops contaminated by drug resistant bacteria killed 3 persons and blinded 8 in the US again in 2023. The spotlight is back on the Indian drug companies for all the long regions. अब आप बोल रहे हो कि सर ये क्या सेंटेंस है इतना बड़ा,
हाँ जी, इतना बड़ा सेंटेंस है, लेकिन इसकी खूबसूरती बताऊं, ये जो आफ्टर के बाद वाला पूरा फ्रेज है ना, कहाँ तक, यहाँ तक, ये है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इसको भूल जाओ, बाकी का पढ़ लो, सेंटेंस आपका रेडी है। कह रहा है जो स्पॉटलाइट है या फिर जो फोकस है, ये बैक है, फिर से वापस है भारत की ड्रग कंपनीज पे, दवा कंपनियों पे, सभी गलत कारणों की वजह से, सभी बुरे कारनामों की वजह से। कोई भी अच्छा कारनामा हमने नहीं किया है, गलत कारनामे ही किए हैं, और फिर 2025 में फोकस हमारी भारत की कंपनियों पे आ गया है। अब ये कब आया है फोकस, ये बैक कब हुआ है, इन सारे गलत बदमाशियों के बाद। अब ये बदमाशियाँ आप देख लो क्या क्या हुई। कह रहा है जी बाद में इस चीज़ के, जब कफ सिरप्स जो मेड थे, जो बनाए गए थे हमारी ड्रग या फार्मास्यूटिकल कंपनियों के द्वारा, जो भारत में बेस्ड थी, जिनकी फैक्ट्रियां भारत में लगी हुई थी, और ये वही कफ सिरप थे विच जिनमें था इतना ज़्यादा अनएक्सेप्टेबल अमाउंट या मात्रा इन दो केमिकल्स का, डाइथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल। कह रहे जब इन कफ सिरप्स ने जो इस तरीके से भारत में बने हुए थे, मेड बाय इंडिया, और जो कंटेन करते थे दोनों चीज़ें, कह रहा है इन्होंने जब मार दिया 66 बच्चों को गाम्बिया में और 65 बच्चों को उज्बेकिस्तान में 3 साल पहले 2022, कह रहा है इस कारनामे के बाद, और 12 बच्चों को मारा फिर 2023 में अगले साल। और कह रहे फिर भारत में बनी हुई आई ड्रॉप्स जो थी, जो कंटेमिनेटेड थी, प्रदूषित थी ऐसे ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से, ऐसे बैक्टीरिया जिन पे दवा भी असर ना करे, उन्होंने मार दिया 3 लोगों को और अंधा कर दिया 8 लोगों को अमेरिका में, फिर अगेन 2023 में। कह रहा है इन सारे कारनामों के बाद में कफ सिरप से 150 बच्चे मार दिए और आंखों की आई ड्रॉप से 3 लोगों को मार के 8 लोगों को अंधा कर दिया। कह रहा है इन सारे कारनामों के बाद फिर से स्पॉटलाइट भारत पे वापस आई है 2025 में, और आई है फॉर ऑल द रॉन्ग रीजन, सारे गलत हरकतों की वजह से। तो ऐसे ही सेंटेंस बना है, पूरा पढ़ के ब्रेक किया करो चीज़ें क्या कहना चाह रही हैं। सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट है स्पॉटलाइट, स्पॉटलाइट का मतलब है फोकस, वर्ब है इसकी बैक, स्पॉटलाइट इज बैक, स्पॉटलाइट वापस आ गई है। बाकी सब आपने देख लिया, आफ्टर के बाद में एक पूरा बना हुआ है ना, क्लोज है इस घटना के बाद में, इन सारी वाक्यों के बाद। चलिए आगे बढ़े। आराम से वीडियो को करना है पॉज, खुद से जितना आप दे सको इसको फोकस दो और मीनिंग निकालो, फिर मैं करवाता हूं। चलिए, कह रहा है अ BBC आई इन्वेस्टिगेशन हैज ब्रॉट टू लाइट द क्रिमिनल एक्शंस ऑफ एवियो फार्मास्यूटिकल्स। कह रहा है एक BBC आई इन्वेस्टिगेशन है। BBC आई क्या है, एक टेलीविज़न प्रोग्राम है जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाता है इन्वेस्टिगेशन करके, ठीक है। कह रहा है जब एक BBC आई नाम के टेलीविज़न प्रोग्राम की डॉक्यूमेंट्री आई, इसकी एक इन्वेस्टिगेशन आई, कह रहा है इसने ब्रॉड टू लाइट किया है, सबकी नज़र में लाया है क्रिमिनल एक्शंस को या अपराधी हरकतों को इस एवियो फार्मास्यूटिकल्स नाम की भारतीय ड्रग कंपनी के। अब ये एवियो फार्मास्यूटिकल्स क्या है, कॉमा से कॉमा के बीच में इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अ महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी, ये महाराष्ट्र में बसी हुई एक कंपनी है, बेस्ड है, विच वॉज मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग अनअप्रूव्ड हाईली एडिक्टिव ओपियोइड ड्रग्स कॉम्बिनेशंस टू वेस्ट अफ्रीका। और ये वही कंपनी है विच जो मैन्युफैक्चर कर रही थी या बना रही थी और निर्यात कर रही थी, एक्सपोर्ट कर रही थी बिना अप्रूवल के बहुत ज़्यादा आदत लगाने वाले ओपियोइड ड्रग कॉम्बिनेशंस को। ओपियोइड का मतलब होता है जो अफीम के जैसे हों, जिनका नशा अफीम जैसा होता हो, ऐसे ड्रग के कॉम्बिनेशन को जो एडिक्टिव हो जाए। एक बार दवाई लो आप दर्द के लिए और फिर बाद में नशे के लिए आपको लेनी पड़े। और ये बेच कहाँ रहे थे कॉम्बिनेशन, वेस्ट अफ्रीका रीजन के अंदर। तो BBC आई ने हमारी एक कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके बताया कि कैसे हम दवा के नाम पे अफ्रीका के लोगों को अफीम बेच रहे हैं। चलिए, इन्वेस्टिगेशन की वर्ब है हैज़ ब्रॉट टू लाइट, परफेक्ट टेंस है, विच आया है इस एवियो फार्मास्यूटिकल नाम की कंपनी के लिए। वर्ब है इसकी वॉज मैन्युफैक्चरिंग एंड वॉज एक्सपोर्टिंग। वॉज यहाँ भी लगा हुआ है, अंडरस्टूड है, दूसरी बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। एडिक्टिव वो चीज़ हो जो एडिक्शन पैदा करे आप में, जिसको आप जो आपको आदतन बना दे किसी चीज़ का, ठीक है। ड्रग कॉम्बिनेशन अभी आगे आपको दिखाएंगे। 2-3 ड्रग्स को मिला करके जब आप एक दवाई बनाते हो उसको बोलते हैं ड्रग कॉम्बिनेशन। कह रहा है द मेडिसिन्स कंटेन टेपिंटेडोल अ पावरफुल ओपियोइड एंड कार्सिप्रोडोल अ हाईली एडिक्टिव मसल रिलैक्सेंट। कह रहा है ये जो मेडिसिन थी जो BBC आई ने हमारी पकड़ी, ये कंटेन करती थी 2 खतरनाक चीज़ों को। पहली चीज़ थी टेपिंटेडोल और दूसरी थी कैरिसोप्रोडोल।
ये टेपिंटाडोल जो था एक बहुत पावरफुल अफीम जैसा ओपियोइड है। ओपियोइड किस लिए इस्तेमाल होते हैं? दर्द को कम करने के लिए। अफीम नहीं है ये, अफीम से डिराइव्ड है, अफीम जैसा ही है ये, है ना। तो ये एक बहुत पावरफुल अफीम जैसा दर्द कम करने वाला ओपियोइड है। और दूसरा जो कैरिसोप्रोडोल है, ये बहुत एडिक्शन पैदा करने वाला मसल रिलैक्सेंट है। आपके कहीं पे गर्दन वर्दन चढ़ गई है, कंधे में दर्द हो रहा है, तो मसल्स को रिलैक्स कर देगा, पर बार बार नहीं लेना, नहीं तो फिर यही लेते रहोगे। कंधा सही हो जाएगा लेकिन आपका नशा सही नहीं होगा, ये दवाई आपको लेते रहना है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन इस दवा में मिला। चलिए, मेडिसिन सब्जेक्ट है, कंटेन इसकी वर्ब है, प्रेजेंट टेंस लगा हुआ है, प्लूरल सब्जेक्ट एस के साथ, तो वर्ब के पीछे एस नहीं आ रहा। कह रहा है जी, वाइल द इंडियन ड्रग रेगुलेटर हैज़ अप्रूव्ड टेपिंटाडोल एंड कैरिसोप्रोडोल एज स्टैंड अलोन ड्रग्स, द कॉम्बिनेशन हैज़ नो क्लियरेंस। कह रहा दिक्कत ये है, जहां भारत का जो ड्रग रेगुलेटर है, CDSCO इसका नाम है, मौके की बात है, संयोग की बात है, अभी जो मैं ऑडिट प्रोग्राम चल रहा है मेरा, वो CDSCO पे ही चल रहा है ना। स्टेट की इसकी जो आम होती है FDCA, उसी की मैं ऑडिट कर रहा हूँ, तो ड्रग्स की ऑडिट ही चल रही है, और ये एडिटोरियल भी वही छप गया। कह रहा है जो भारत का ड्रग रेगुलेटर है, दवा कंपनियों को रेगुलेट करने वाली संस्था है जिसका नाम है CDSCO, इसने अप्रूव कर दिया है इन दोनों चीज़ों को, इन दोनों दवाओं को, लेकिन कैसे? स्टैंड अलोन ड्रग्स के तौर पे। स्टैंड मतलब खड़ा होना, अलोन मतलब अलग। ये दोनों ड्रग्स अलग अलग बेची जा सकती हैं, तो अलग अलग तरीके से इनको बेचने के लिए अप्रूवल मिली हुई है। कह रहा है वहीं जो कॉम्बिनेशन है इन दोनों का, इसको कोई क्लियरेंस नहीं मिली हुई, दोनों को मिक्स करके नहीं बेचा जा सकता। ठीक है ना। कॉम्बिनेशन बहुत एडिक्टिव हो जाता है इन दोनों का, जो आदमी लेगा वो अपनी बीमारी सही करने के बाद भी नशा पूरा करने के लिए इनका कॉम्बिनेशन खाता रहेगा। चलिए, वाइल लगा हुआ है तो कॉन्ट्रास्ट बताया गया, जहां ऐसा है वहां ऐसा हुआ। समझ पा रहे हो? जहां वो इतना पढ़ता था फिर भी उसके मार्क्स बहुत कम आए। वाइल ही स्टडीड अ लॉट ही डिडंट गेट द मार्क्स एज एक्सपेक्टेड। तो याद रखें, वाइल से आप कॉन्ट्रास्ट को बताते हैं, विरोधाभास को बताते हैं, और जब कॉमा लग जाए तो दूसरे किसी कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं यूज़ करना। यहाँ पे हाउएवर, बट ऐसा कुछ नहीं लगेगा। वाइल लग गया, कॉन्ट्रास्ट अपने आप सेंटेंस में क्रिएट हो गया। बहुत जगह आपको ये एरर्स मिलेंगी, वाइल के साथ में बट लगा हुआ मिलेगा, हाउएवर लगा हुआ मिलेगा, आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना। चलिए, ड्रग रेगुलेटर की वर्ब है हैज़ अप्रूव्ड परफेक्ट टेंस में, कॉम्बिनेशन की वर्ब है हैज़। बढ़े आगे, चलो आराम से वीडियो को पॉज करो, मीनिंग निकालो इसका। चलिए, कह रहा है जी, इवन इफ द कंपनीज क्लेम दैट द ड्रग कॉम्बिनेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द स्टेट ड्रग अथॉरिटी टर्न्स आउट टू बी करेक्ट, इट इज स्टिल इलीगल एज only the Central Drug Standard Control Organization or CDSCO can approve any novel fixed dose combination or FDC drugs। फर्स्ट कंडीशनल में सेंटेंस बना हुआ है, ध्यान से देखें। कह रहा है यहाँ तक कि अगर कंपनी का जो दावा है, क्लेम है, और क्या दावा है कि इस ड्रग का जो कॉम्बिनेशन है ये अप्रूव्ड हो चुका है, पैसिव वॉइस में हैज़ बीन अप्रूव्ड स्टेट ड्रग अथॉरिटी के द्वारा, महाराष्ट्र की जो FDCA नाम की संस्था है स्टेट की। कह रहा है ये अगर दावा जो है ना कि इसने अप्रूव कर दिया FDCA ने महाराष्ट्र की इस ड्रग कॉम्बिनेशन को, ये दावा टर्न आउट होता है, निकल करके आता है टू बी होता हुआ करेक्ट या सही। अगर ये दावा सही भी है, कह रहा है ये फिर भी इलीगल है, इट इज़ स्टिल इलीगल। कह रहा है क्योंकि सिर्फ जो सेंटर की ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है CDSCO, वही अप्रूव कर सकती है किसी भी नए नवेले, नोवल या न्यू फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन को या FDC को, ड्रग्स को सेफ्टी और एफिकेसी के लिए, उनकी सुरक्षा और उनके कुशलता के लिए। तो कंपनी ये बोल रही है कि इसका कॉम्बिनेशन हमें स्टेट गवर्नमेंट ने बोला आप बना के बेच लो। तो अगर बात ये सच भी निकले ना तो भी गलत है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर ही नहीं है कि वो कोई नया कॉम्बिनेशन अप्रूव कर सके। पहले सेंटर रिसर्च करता है, फिर वो अप्रूव करेगा, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को अपनी दवा कंपनियों को वो लाइसेंस इशू करना है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट क्या अपने हिसाब से रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आड़े तिड़े जो कॉम्बिनेशन है वो भी अप्रूव कर देती हैं। समझ गए? चलिए, इवन इफ दिस इज ट्रू, इवन इफ दिस इज फाउंड टू बी करेक्ट, इट इज स्टिल इलीगल। फर्स्ट कंडीशनल बना हुआ है, ठीक है ना। अगर ऐसा होता है तो भी ऐसा होगा, वो वाला केस है, ठीक है।
चलिए, कंपनीज क्लेम की वर्ब है टर्न्स आउट। सब्जेक्ट चीन में, वर्ब जापान में। क्लेम जो है टर्न आउट होता है। समझ पा रहे हो ये क्यों बता रहा हूँ मैं आपको? यहाँ पे विल लगाने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट कंडीशनल में फ्यूचर वाली फीलिंग आती है, लेकिन बिना विल के इफ़ लग जाने के बाद में विल का इस्तेमाल नहीं करना। तो कंपनी का क्लेम अगर टर्न आउट होता है, निकल करके आता है करेक्ट फ्यूचर में, विल के बिना ही फ्यूचर यहाँ पे बन जाएगा। क्लेम क्या है? क्लेम बनाया गया दैट के बाद में पूरा कि ड्रग कॉम्बिनेशन जो है हैज़ बीन अप्रूव्ड, इसकी वर्ब है पैसिव वॉइस लगा के। इट की वर्ब है इज़। CDSCO जो मैंने आपको बताया था, सेंटर की एजेंसी है दवा कॉम्बिनेशन को अप्रूव करने वाली, उसकी वर्ब है कैन अप्रूव। नॉवल वर्ड को देख लेना। नॉवल का मतलब होता है नया, जो पहली बार आया हो, नूतन हो, नवीन हो। नॉवल से 2-3 वर्ड्स और बनते हैं। पहला वर्ड बनता है नोबेल और दूसरा वर्ड बनता है नोबल। नोबेल तो वो प्राइस है जो आपको पता है मिलता होगा अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे। नोबेल प्राइस आपने सुना है ना, तो वो स्पेलिंग है NOBEL। और ये जो नोबल है, ये तीसरा वर्ड है, इसका मतलब होता है अच्छे घर का या खानदानी। नोबल मैन यानी खानदानी आदमी, नोबल वुमन यानी खानदानी औरत, पैसे वाले लोग जिनका नाम चलता आ रहा है गांव के अंदर, शहर के अंदर, नोबल। तो नोबल, नोबेल और नोबल तीनों की स्पेलिंग अलग है और तीनों अलग अलग डिफरेंट जो है वर्ड्स हैं। इनमें फ़र्क करके देख लेना। आज के क्विज में मैंने इन्हीं का कन्फ्यूजन आपको पूछा है। बढ़े आगे, चलिए। FDC क्या? वो कॉम्बिनेशन है ड्रग्स के जो कि सेंटर अप्रूव कर देता है कि 2% पैरासीटामोल और 5% इसके अंदर डिक्लोफेनेक डाल दो और बाकी पानी डाल दो, अल्कोहल डाल दो, ये ड्रग हम अप्रूव कर रहे हैं। तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन या FDC। कह रहा है जी इट इज़ ओनली आफ्टर दिस अप्रूवल दैट स्टेट ड्रग अथॉरिटीज़ कैन इशू अ मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। अब वही बात कह रहा है जी, इस अप्रूवल के बाद ही, इट इज़ ओनली आफ्टर दिस अप्रूवल, जो स्टेट की ड्रग अथॉरिटी है, भाई सेंटर में एक बैठी है, वो गाइडलाइंस बनाएगी कि स्टेट्स को कैसे काम करना है, किन दवाओं को अप्रूव करना है। फिर हर स्टेट ने अपनी खुद की भी एक अथॉरिटी बना रखी होगी, उसको जनरली बोलते हैं FDCA, फूड एंड ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन। कह रहा है जी इसी अप्रूवल के बाद में ही स्टेट की ड्रग अथॉरिटी जो है वो इशू कर सकती है एक मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को किसी भी FDC पे। चलिए, इट की वर्ब इज स्टेट ड्रग अथॉरिटीज़ की वर्ब है कैन इशू। ये स्ट्रक्चर देख लेना, ये संडे को मैं आपको अलग से करवाऊंगा, राइटिंग स्ट्रक्चर है। इट इज़ ओनली आफ्टर, इसके बाद ही, इट इज़ ओनली आफ्टर दिस अप्रूवल, इस अप्रूवल के बाद ही। इट इज़ ओनली आफ्टर इवनिंग, शाम होने के बाद ही। इट इज़ ओनली आफ्टर मैरिज, शादी होने के बाद ही। ठीक है, तो के बाद ही के लिए स्ट्रक्चर यूज होती है। इट इज़ ओनली आफ्टर, जो भी चीज़ है, अप्रूवल है, इवनिंग है, शादी है, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। कह रहा द हेल्थ मिनिस्ट्री रूटीनली बैनिंग FDCs इज ओनली बिकॉज द स्टेट ड्रग अथॉरिटीज इग्नोर दिस प्रोविजन इन द लॉ विद इम्प्यूनिटी। कह रहा है फिर हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, जो CDSCO के ऊपर बैठी है, कह रहा है उसका जो रूटीनली बैन करना है FDCs को, फिक्स 10 कॉम्बिनेशंस को, वो इसलिए है ओनली बिकॉज क्योंकि स्टेट की जो ड्रग अथॉरिटी हैं FDCA, वो इग्नोर करती हैं इसी प्रोविज़न को, इसी कानून को लॉ के अंदर इम्प्यूनिटी के साथ में, बेबाकी के साथ में। इम्प्यूनिटी क्या होती है आपको पहले से ही पता है, पनिशमेंट नहीं मुझे मिलेगी, है ना। सेंटर अप्रूव करे ना करे, हम तो बता देते हैं कि ये ड्रग कॉम्बिनेशन आप बना लो और बेच लो, फिर सेंटर बैन कर देगा तो उसके बाद हम मना कर देंगे। तो इसीलिए सेंटर जो है रूटीनली हर तीसरे चौथे दिन जो है कोई नया FDC बताएगा कि ये बैंड है, इसको यूज़ नहीं करना। सब्जेक्ट है यहाँ पे बैनिंग, वर्ब के ING फॉर्म जीरेंट, वर्ब है इसके इज। जीरेंट हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब नहीं लेगा। स्टेट अथॉरिटीज़ की वर्ब है इग्नोर, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। चलिए बढ़े आगे, कहानी की तरह प्रोसेस करते जाओ। ये कहानी तो है, ये कॉमिक्स ही तो पढ़ रहे हो आप, चाचा चौधरी वाली, पहले ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ। आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ो इसको। चलो अब बताएगा भारत का रिस्पॉन्स क्या है इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के सामने जो BBC ने पब्लिश की। कह रहा है जी इंडिया क्वेश्चनड एंड डिनाइड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस रिपोर्ट्स अबाउट द लीथल कफ सिरप सेंट टू गाम्बिया। कह रहा है जी भारत ने 2022-23 में पहले तो सवाल उठाया और फिर मना कर दिया WHO के रिपोर्ट को। और ये रिपोर्ट थी उस मारक, उस लीथल कफ सिरप के बारे में जो गाम्बिया में बच्चों की जान ले गई थी। भारत ने बोला ऐसी कोई कफ सिरप हमने बनाई नहीं ना बेची। कह रहा है जी बट
In the latest case, CDSCO and the state regulatory authority swung into action even in the absence of any complaint by West African countries. कह रहा लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस लेटेस्ट केस में जो CDSCO है, सेंटर की जो ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी है, और स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है महाराष्ट्र की FDC है, ये स्वंग इनटू एक्शन हो गई। स्विंग का मतलब होता है एकदम झूल जाना। स्विंग की थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है स्वंग। किसी चीज़ पे फटाफट एक्शन लेना, झूल करके एक्शन लेना। तो ये अपने जो है झूल करके सीधे कूद करके एक्शन में आगे स्वंग इनटू एक्शन हुए, यहाँ तक कि एब्सेंस में, नामौजूदगी में किसी कंप्लेंट या शिकायत की वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ के द्वारा। तो इस बार तो कोई शिकायत नहीं आई हमें, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री में बताया कि हम गलत काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने फटाफट एक्शन इस मामले पे लिया। चलिए, इंडिया की 2 रिस्पॉन्सेज बताए हैं जो बहुत एक दूसरे से अलग हैं, और बट कंजंक्शन लगा के दोनों को, है ना, अलग अलग तरीके से बताया गया है। शुरू में वाइल लगा करके भी बताया जा सकता था, फिर बट का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होता। इंडिया की वो है क्वेश्चन V2 के अंदर एंड डिनाइड V2 के अंदर। डिनाई करना, रिफ्यूज़ करना, किसी चीज़ को या किसी काम को होने से मना करना। CDSO एंड स्टेट ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की वर्ब है स्वंग इनटू एक्शन, V2 लगा हुआ है पास्ट टेंस में। कंप्लेंट एक शिकायत यानी एक नाउन, कंप्लेंट के आगे से टी निकाल दो तो शिकायत करना यानी कि एक वर्ब। कह रहा द रीजन द BBC इन्वेस्टिगेशंस इररेफ्यूटेबल वीडियो एविडेंस दैट द कंपनी वॉज इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग द डेंजरस ड्रग कॉम्बिनेशन डिस्पाइट नोइंग द हार्मफुल इफेक्ट्स। कह रहा है रीज़न क्या है इसका, ये कॉलम लगा करके आगे आपको बता रहा है। रीज़न ये है कि जो BBC की इन्वेस्टिगेशन की इररिफ्यूटेबल वीडियो एविडेंस है, मना ना की जा सकने वाली जो वीडियो इन्होंने बनाई BBC वालों ने, और एविडेंस ये है कि कंपनी जो है इस धंधे में थी, इस बिज़नेस में थी, जो है बनाने का और भेजने का, एक्सपोर्ट करने का इस खतरनाक फिक्स डोज कॉम्बिनेशन को या FDC को, और कैसे बावजूद जानने के, नो करने के इसके हार्मफुल इफेक्ट्स को, इसके खतरनाक असर को। तो वीडियो की एविडेंस में ये भी दिखाया कि कंपनी वालों को पता है ये हार्मफुल है, लेकिन फिर भी वो बना रहे हैं। उनकी बातचीत रिकॉर्ड हो गई, है ना, मैनेजमेंट की कमेंट्री रिकॉर्ड हो गई, डॉक्यूमेंट्स रिलीक कर दिए इन्होंने BBC वालों ने। सबको पता है अंदर से कि हम गलत चीज़ बना रहे हैं, लेकिन सब चंगा सी बनता है, बिकता है, तब तक बनाओ और बेचो। तो ये सारा कुछ वीडियो में कैद हो गया, इस वजह से भारत ने बिना किसी कंप्लेंट के ही एक्शन ले लिया। चलिए, इररिफ्यूटेबल वीडियो एविडेंस जो है कोई सब्जेक्ट नहीं है किसी भी चीज़ का, ये रीज़न के बारे में बता रहा है। द रीज़न, अगर मेरे को सेंटेंस बनाना हो तो द रीज़न इज़ लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे कॉलम हटा के इज़ लगा दूंगा, रीज़न सब्जेक्ट इज़ इसकी वर्ब बन जाएगी। ठीक है, तो एक कॉलम लगा करके भी आप कई बार चीज़ें बता देते हो। कंपनी की वर्ब है वॉज, कंपनी वॉज इन द बिजनेस ऑफ। चलिए, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, है ना, डिस्पाइट नोइंग यानी बावजूद जानने के हार्मफुल इफेक्ट्स को। कुछ बताना चाह रहा था मैं आपको, इररिफ्यूटेबल वर्ड देख लेना, अनडिनाइबल, इनकॉन्ट्रोवर्टिबल, है ना, जिस चीज़ को मना ना किया जा सके, जिस पे कोई कंट्रोवर्सी ना हो, इनडिस्प्यूटेबल, इररिफ्यूटेबल होता है। बताना मैं आपको ये चाह रहा था। हाँ, इसकी वीडियो जो है ना आपको शायद अब नहीं मिलेगी यूट्यूब पे, क्योंकि ये थोड़ा कंट्रोवर्सी वाला मामला हो गया था। तो जब ये एडिटोरियल आया तो मैंने रात को चेक किया, आप देखोगे तो आपको मतलब देख के हैरानी भी होगी कि ये सब भी हो जाता है क्या। मतलब वीडियो की एविडेंस जो है उसको आप, खतरनाक एविडेंस है, उस वीडियो के अंदर आपको देख के खुद ही पता लग जाएगा कि लालच की आड़ में आदमी क्या क्या करता है। आप सर्च करना, कोई आपको छोटा मोटा एक्सर्ट वीडियो का यूट्यूब पे शायद मिल जाए। चलो आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। चलिए, कह रहा है द सीजर of nearly 13 million medicines and 26 batches of active pharmaceutical ingredients of tapentadol and carisoprodol are clinching evidence for taking criminal actions against the company। कह रहा है जो सीजर है, जो कब्जे में लेने का काम है, सीज करना, कब्जे में ले लेना, लगभग 13 मिलियन या 1 करोड़ 30 लाख दवाओं को और 26 बैचेस को जो हैं रॉ मटेरियल के, जिनको बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स या API। कह रहा है 13 लाख तो गोलियां और 26 बैच, 26 जो है लॉट्स के अंदर जो रॉ मटेरियल मिला टेपेंडेटोल और कैरिसोप्रोडोल के मिक्सचर का। कह रहा है ये जो है ना, ये क्लिंचिंग एविडेंस है, सिक्योर या मजबूत एविडेंस है
टेक करने के लिए, लेने के लिए क्रिमिनल एक्शंस को कंपनी के सामने, इस ड्रग मैन्युफैक्चरर्स के सामने। चलिए, सीजर जो है और 26 बैचेज जो हैं, ये दोनों सब्जेक्ट हैं, दोनों जुड़े हुए हैं एंड कंजंक्शन से। कब्जे में लेने का काम 13 लाख मेडिसिन, 1,30,00,000 मेडिसिन दवाओं को और 26 बैचेस को। सीजर कोई सब्जेक्ट मान लो ना आप, सीजर ही किया गया इन दवाओं का भी और एपीआई का भी। सीजर सब्जेक्ट है, वर्ब है इसकी आर, टेक्निकली यहाँ पे इज होनी चाहिए। सीजर इज क्लिंचिंग एविडेंस, ठीक है। क्लिंचिंग मैंने आपको बता दिया, क्लिंच का मतलब होता है मजबूती से पकड़ना किसी भी चीज़ को। अगर आपने किसी चीज़ को पकड़ लिया है कि आप नीचे ना गिरो, तो आपने क्लिंच किया उसको। तो जब मजबूत कोई चीज़ होती है तो वो क्लिंच करना होता है, और क्लिंचिंग वहीं से मजबूत नाम का एडजेक्टिव निकला हुआ है, जो सिक्योर हो, कंफर्म हो, ऐसी एविडेंस हमें मजबूत एविडेंस मिली है। कह रहा है जी, वाइल द मूव्स बाय द अथॉरिटीज टू इश्यू अ स्टॉप एक्टिविटी ऑर्डर, विड्रॉ द मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस and permission to export the drugs by any company, and a show cause notice inspire some confidence, only stringent punishment can serve as a deterrent। देखो अगेन वाइल से शुरू हुआ है, विरोधाभास मिलेगा सेंटेंस में, कॉन्ट्रास्ट मिलेगा। कह रहा है जहाँ ये बात है, कौन सी बात, ये जो हरकतें की हैं सरकार ने, हमारी अथॉरिटीज़ ने, और हरकतें क्या है, डैश के बारे में बताई गई है, डैश के बीच में सारी की सारी हरकत ये है कि इश्यू करें एक स्टॉप एक्टिविटी ऑर्डर, एक ऑर्डर जिसमें सारी एक्टिविटी आप बंद कर देंगे अपने प्लांट में, और विड्रॉ करें या वापस ले लें मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को और परमिशन को, इन सारी दवाओं को एक्सपोर्ट करने की कहीं भी दुनिया में, किसी भी कंपनी के द्वारा, सिर्फ ये वाली नहीं, कोई भी कंपनी के द्वारा। कह रहे हैं जहाँ ये मूव जो है ना हमारी सरकार के, और एक शो कॉज नोटिस भी इशू करने का है, कह रहे हैं ये सारे इंस्पायर करते हैं, बढ़ावा देते हैं थोड़े कॉन्फिडेंस को, हमारे अंदर यकीन को। कह रहे हैं वहीं पे कॉन्ट्रास्ट वाली बात यह है, वहीं पे सिर्फ कड़ी पनिशमेंट जो सज़ा है वही सर्व करेगी एक डेटरेंट के तौर पे। डिटर का मतलब होता है किसी को रोकना, हतोत्साहित करना, डिस्करेज करना। डेटरेंट यानी ऐसी चीज़ जो आप पे रोकथाम लगाए, आपको हतोत्साहित करती हो। तो आपको एक कड़ी पनिशमेंट देनी होगी इस कंपनी के मालिक को, वही एक डेटरेंट की तरह काम करेगा, या आगे से रोकथाम करने वाले एक फैक्टर की तरह काम करेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है गलत दवाई मिली तो दवाई आपने पकड़ ली, फिर लाइसेंस ले लिया उसका और दवाई डिस्ट्रॉय कर दी, नहीं। जिसने दवा बनाई थी, मैनेजमेंट के लोगों को पकड़ के जेल में डालो, केस चलाओ उन पे, ताकि नेक्स्ट टाइम इस काम को करने से पहले लोग डरें। चलिए, द मूव्स जो हैं इनकी वो है इंस्पायर, जहाँ ये मूव्स इंस्पायर करते हैं कॉन्फिडेंस को। अब बीच में क्या है, ये सारे मूव्स बताए हुए हैं, ये सारी हरकतें सरकार ने करके दिखाई हैं। स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट की वो है कैन सर्व, स्ट्रिंजेंट यानी कड़ा या रिगरस, वर्ड याद होगा आपको, रिगरस, आर्डुअस, स्ट्रिक्ट, हार्श, है ना स्ट्रिंजेंट। डेटरेंट मैंने आपको बता दिया, रुकावट हो, रास्ते का रोड़ा हो, या जो चीज़ आपको डिस्करेज करती हो कोई काम करने से। जैसे कोई आईएएस का एग्ज़ाम देना चाह रहा है, लेकिन सिलेबस और नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो एक डेटरेंट है उसके लिए, मतलब उसकी हिम्मत टूट जाएगी कि देखने के बाद ही कि इतना सिलेबस और इतनी कम सीट्स पे मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। तो वो एक डेटरेंट या डिस्करेज करने वाली चीज़ है, ऐसे इस वर्ड को याद रखें। लास्ट पैराग्राफ, आराम से इसका ले लो एक रीडिंग। All right. Indian pharmaceutical companies are known in the global south for their high quality generic drugs. भारत की फार्मा कंपनियां, दवा कंपनियां जानी जाती हैं, नॉन हैं, मशहूर हैं ग्लोबल साउथ में, गरीब देशों में अपनी हाई क्वालिटी सस्ती ड्रग्स के लिए, नॉन ब्रांडेड जेनेरिक ड्रग्स के लिए। अमेरिका वाले नहीं खरीदते हमसे, मतलब खरीदते होंगे, बहुत कम खाई जाती हैं। वहाँ पे लोग सिप्ला की, डॉक्टर रेड्डी की, ग्लेन फार्मा की दवाएं लेंगे, है ना। अफ्रीका के अंदर हमारी जैसी नॉन ब्रांडेड दवाइयाँ हमसे सस्ती खरीदी जाती हैं। फार्मा कंपनीज़ की वो है आर नॉन, नॉन मतलब जाना माना। कह रहा है जी, इट इज़ फॉर द ड्रग रेगुलेटर टू एंश्योर दैट इंडिया कंटिन्यूज टू बी फेमस फॉर दिस एंड नॉट गेन नोटोरिटी फॉर प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग डेडली सिंथेटिक ऑपियोइड्स एज ड्रग्स। कह रहा है जी, ये अब ड्रग रेगुलेटर के लिए है, इट इज़ फॉर द ड्रग रेगुलेटर। ये काम हमारी सरकारी संस्थाओं के लिए है, स्टेट और जो है सेंटर की, कि वो इंश्योर करें, पक्का करें, इस बात को सुनिश्चित करें कि भारत जो है कंटिन्यू करता है, जारी रखता है फेमस होना या मशहूर होना, इसी चीज़ के लिए जो हमने ऊपर की है, ना कि वो गेन करे या पाले बदनामी को, नोटोरिटी को। प्रोड्यूस करने या मैन्युफैक्चर करने के लिए और एक्सपोर्ट करने के लिए जान लेने वाले
कृत्रिम या सिंथेटिक ओपियोइड्स को, नशीली दवाओं को। और कैसे प्रोड्यूस करें? ड्रग्स के नाम पे, दवाओं के नाम पे। तो हमें इसीलिए नाम रखना है अपना हमारा कि हम अच्छी दवाएं सस्ते दाम पे बेचते हैं, ना कि दवा के नाम पे नशीली ड्रग्स जो है सेल करके, मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करते हैं। चलिए, इट इज़ फॉर समबडी, यानी ये किसी का काम है, किसी की ड्यूटी है। इट इज़ फॉर द ड्रग रेगुलेटर, ये उनकी ड्यूटी है। इंडिया की वर्ब है दो, पहली वर्ब है कंटिन्यूस, दूसरी वर्ब है नॉट गेन। ठीक है, यहाँ पे डज लगना चाहिए, टेक्निकली डज नॉट गेन लिखा हो। नोटोरिटी, बदनामी आपने देख ली। डेडली यानी मारक। सिंथेटिक यानी जो आदमी लैब में बनाता है, कृत्रिम होता है, आर्टिफिशियल होता है। ओपियोइड्स यानी नशीली दवाएं। कह रहे जी मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक ओपियोइड ड्रग्स कैन नॉट बी एनी फार्मास्यूटिकल्स बिजनेस। मैन्युफैक्चर करना सिंथेटिक आर्टिफिशियल दवाओं को, नशीली दवाओं को, ये फार्मास्यूटिकल किसी भी कंपनी का बिजनेस नहीं हो सकता, व्यापार नहीं हो सकता। ये काम होता है अंडरग्राउंड लैब्स का, ड्रग माफिया का, है ना। हमारी फार्मा कंपनियों को तो जीवन बचाने वाली दवाओं को जो है मैन्युफैक्चर करना चाहिए। चलिए, मैन्युफैक्चरिंग जो है सब्जेक्ट है, कैन नॉट भी इसकी वर्ब है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जीरेंट को हमने सब्जेक्ट बनाया है। चलिए, क्लास को रैपअप करते हैं। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट आपको अलग से करवा देता हूँ, वैसे बीच बीच में आए थे वो आपने देख लिए, ये लास्ट में एक बड़ा वाला देखना। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कुछ ऐसी वर्ब्स अंग्रेजी में जिनको आप पैसिव में बनाते हो तो उनके बाद बाय का इस्तेमाल नहीं होता। जनरली आप बाय लगाओगे ना, एक्टिव से पैसिव बनाते हुए, बाय के साथ में सब्जेक्ट को जोड़ दोगे एंड में। लेकिन ये कुछ खास वर्ब्स हैं जिनके बाद में बाय नहीं आता, इनकी खुद की प्रेपोजिशन फिक्स्ड है। जैसे कि अलार्म्ड और शॉर्ट के बाद में ऐड आता है, अमेज्ड और सरप्राइज के बाद में ऐड या बाय आता है, कंटेंड के बाद में इन आता है, पैसिव में, एक्टिव में नहीं, पैसिव में। सेटिस्फाइड के बाद में विद, डिलाइटेड के बाद में विद, बोर्ड के बाद में विद, लाफ्ड के बाद में एट, डिसअपॉइंटेड के बाद में विद या इन, प्लीज के बाद में विद, नॉन के बाद में टू। अब ये याद कैसे करें? देखो ये कितनी वर्ब्स हैं, मेरे ख्याल से 12 या 13 वर्ब्स हैं। 13 ही तो बता रहा हूँ आपको मैं। इन पे क्वेश्चन बनेंगे आपको रीडिंग में, राइटिंग में, जहाँ भी ये वर्ब आएगी पैसिव में, ये प्रेपोजिशन आपको लगानी है। तो याद करने का एक ही तरीका है, इनको पढ़ लो, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बोल के रखो, नोट्स बनाओ, और जहाँ जहाँ ये वर्ब्स आएँ वहाँ मैं आपका ध्यान इन पे खींचूंगा, बार बार आपका रिवीजन होगा। चलो कुछ क्वेश्चंस बना के देखते हैं। यहाँ पे कोच लिख लेना, ठीक है। पता नहीं मैंने शौक क्यों लिख दिया। द कोच वॉज डिसअपॉइंटेड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ द टीम। कोच डिसअपॉइंटेड था, निराश था टीम की परफॉर्मेंस से। वॉज प्लस में V3 लगा, कोच निराश था। समझ रहे हो, पैसिव वॉइस। तो आपने पैसिव बनाया तो आपने बाय लगा दिया, जो जनरली आप लगाते हो। लेकिन डिसअपॉइंट वर्ब अपने बाद में विद लगती है, विद लेती है, इन लेती है। द कोच वॉज डिसअपॉइंटेड विद या इन द परफॉर्मेंस ऑफ द टीम, ठीक है। तो एक्टिव से पैसिव बनाते हुए इन वर्ब्स के बाद में बाय नहीं लगेगा। द मिल्क वॉज कंटेन्ड बाय द केटल, द मिल्क कंटेन्ड बाय द केटल वॉज बर्निंग हॉट। यहाँ पे कंटेन्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल। और आपको कई बार बताया हुआ है पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव भी पैसिव ही होता है, बाय डिफॉल्ट पैसिव होता है। कंटेन्ड यहाँ पे मेन वर्ब भी बना सकता था, उस केस में भी कंटेन्ड के बाद में आपको इन का इस्तेमाल करना है। पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो, उस केस में भी कंटेन्ड के बाद में इन का इस्तेमाल करना है। द मिल्क कंटेन्ड बाय नहीं, कंटेन्ड इन द केटल। शी फेल्ट बोर बाय रूटीन वर्क, उसने फील किया बोर्ड रूटीन वर्क की वजह से। तो बोर्ड विद होता है, बोर्ड बाय का इस्तेमाल गलत है। चलो एक क्लास वर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ, दोनों वर्ब्स को देख लेना, सेटिस्फाइड और नॉन। देख लो इनके बाद में कौन सी प्रेपोजिशन लगेगी और सही करके कमेंट्स में डालना। वीडियो को आराम से पॉज करें और अच्छे बच्चे की तरह मॉक टेस्ट है आपका। ये कह रहा है कि कौन सी अजम्पशन इस पैसेज में अंडरलाई करती है, इस आर्गुमेंट को लेकर के, जो रेगुलेटरी एनफोर्समेंट को लेकर के है भारत में। इनमें से कौन सी बात हमारी रेगुलेटरी एनफोर्समेंट को लेकर के सही है? देखो, भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पूरी करप्ट है, गलत बात है। कहाँ लिखा हुआ है ऐसा? इंटरनेशनल एजेंसी जो है गलत तरीके से टारगेट करती हैं भारत की ड्रग कंपनियों को, गलत बात है। जब भी टारगेट करती हैं साथ में एविडेंस देती हैं, वो गलत क्यों करेगी टारगेट? मैन्युफैक्चरिंग करना नई ड्रग्स को या नोवल कॉम्बिनेशंस को, वो हमेशा इलीगल है, ऑलवेज वर्ड गलत है। जब अगर CSDCO ने अगर अप्रूव कर दिया तब तो वो लीगल है, अगर उसने अप्रूव नहीं किया तो वो इलीगल है। ये ऑलवेज इलीगल बात भी गलत है। बात जो सही है ना, वो हमारी फार्मा कंपनियों के लिए ये है कि स्टेट की जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं अक्सर वो इग्नोर करती हैं कानूनी नियमों को जब वो नई ड्रग्स को अप्रूव करें,
ठीक है ना, वो ये नहीं लिखती कि CDSO ने अप्रूव की है नहीं की, स्टेट वाले जो है अपने हिसाब से कोई भी कॉम्बिनेशन अप्रूव कर देते हैं। तो ए आंसर बनेगा फर्स्ट में। चलो, कह रहे जी हमारे इंडियन रेगुलेटर ने इस कंपनी के खिलाफ बिना कंप्लेंट होने के बावजूद फिर भी कोई एक्शन क्यों ले लिया? ऐसी क्या मजबूरी आई भारत की रेगुलेटरी एजेंसीज को कि इन्होंने बिना कंप्लेंट आए ही इस ड्रग कॉम्बिनेशन के खिलाफ एक्शन लिया? इसके लिए ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छी वीडियो फुटेज बना करके BBC वालों ने सबको दिखाई। इररिफ्यूटेबल वीडियो एविडेंस है कि यहाँ पे इस कंपनी में बनती थी और लोगों को पता भी था, जानबूझ करके बनती थी। तो इसलिए सेकंड में आंसर बनेगा बी। कह रहे जी ऑथर क्या इंप्लाई करता है, क्या इशारा करता है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को इलीगल ड्रग मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के भारत में? इससे लंबे दौड़ में 20-50 साल में भारत को क्या फ़ायदा नुकसान होगा? भाई यही कि नुकसान होगा, महंगी दवाएं भारत से कोई नहीं खरीदता है, ना यहाँ बनती हैं। यहाँ बनती हैं सस्ती दवाएं गरीब देशों के लिए। अगर गलत बेचेंगे, नशीली दवाएं बेचेंगे तो हम परमानेंटली डैमेज कर देंगे जेनेरिक ड्रग एक्सपोर्टर या सस्ती दवाओं के एक्सपोर्टर की हमारी छाप को या छवि को। यही लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा भारत पे, हमारी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं होगा, गलत बात है। ग्लोबल एजेंसीज जो हैं बढ़ा चढ़ा के बताएंगी हमारे इश्यूज़ को, पता नहीं कहीं लिखा तो नहीं हुआ था ये। हमारी गवर्नमेंट जो है वो प्रिवेंट करेगी फ्यूचर इंसिडेंट्स को रिफॉर्म करके, कहाँ लिखा हुआ है? ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। ए आंसर बनता है। चलो, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, अब आसान लेवल के आप खुद करोगे सॉल्व। इनकॉन्ट्रोवर्टिबल का मीनिंग पूछा है आपसे, फेमस का उल्टा पूछा है आपसे, सिनोनिम नहीं उल्टा। वन वर्ड आपसे पूछा है किसी चीज़ में दूसरी चीज़ को मिलाना, लेकिन हार्मलेस मैनर में, जिससे नुकसान कम हो, सिर्फ इम्प्योरिटी हो, दूध में पानी मिलाया, तो उसको अडल्ट्रेशन बोलते हैं या कंटामिनेशन बोलते हैं। लास्ट में मीनिंग पूछा आपसे इम्प्यूनिटी का। 3 एरर्स मिलेंगी इस लास्ट क्वेश्चन में। पहली एरर आपको मिल सकती है इस वर्ड की वजह से। एक बार आंखें बंद करो। ठीक है, अब सही कर लेना। ये वर्ड है नोबेलमैन, चेक कर लेना इस वर्ड को। दूसरी एरर मिलेगी इस वर्ड के आसपास, और तीसरी आपको ज़रूर मिलेगी चलो अपने आप ढूंढो। आंसर्स मैंने फर्स्ट कमेंट में डाल दिए, वहाँ से चेक करना। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। कल की क्लास में आपसे होगी फिर से मुलाकात। अंटिल देन साइनिंग आउट। और हाँ, ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, SSC, बैंकिंग, UPSC या स्टेट PSC एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।